ratio analysis. In ratio analysis, what we do, we have these many ratios: profitability ratio, solvency ratio, liquidity ratio, turnover ratios, earning ratios. But in our syllabus or your syllabus, we have only profitability ratios, liquidity ratios, and turnover ratios. Okay, profitability ratios, liquidity ratios and turnover ratios. मतलब अगर हम इस डायग्राम में देखें, सो फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. ओके, profitability ratios have two different categories or subcategories based on sales. We will continue this slide at end. Anyhow, we'll just do the names right now. Based on sales, gross profit ratio, GP over sales. हम इसको margin भी कहते थे, if you remember. GP over sales. Net profit ratio means net profit over sales. We call it net margin ratio. Next comes expenses ratio. Based on investment, return on assets, return on capital employed, return on equity. These ratios, anyhow, we'll do these formulas at end. Next comes liquidity ratios. What is meant by liquidity ratios? These ratios analyze the short-term financial position of a firm and indicate the ability of the firm to meet its short-term commitments, current liabilities, out of its short-term resources, current assets. In easiest wording, we can say that in short run means within 1 year the company estimates whether it can pay its current liabilities through its current assets or not. Either it can pay its current liabilities through its current assets or not. It is further divided into two types, current ratio and liquidity ratio. उर्दू में भी बोल देती हूँ कि फर्म देखती है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म में मीन्स 1 ईयर में अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं या नहीं है. एंड एट दिस लेवल यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. तो उनको मैं खास एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है. ओके, करंट रेशियो द फार्मूला, सॉरी इट इज लिटिल बिट अनक्लियर, मैं बोल देती हूँ. करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज. करंट रेशियो का फार्मूला होता है इससे बेटर यही है, करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज. व्हाट आर योर करंट एसेट्स? आपने बैलेंस शीट बनाई हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देयर इज अ हेडिंग करंट एसेट्स. व्हाट यू राइट बिलो करंट एसेट्स? योर कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, वो सब कुछ क्या है? करंट एसेट्स. करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है? योर अक्रूड एक्सपेंसेस, योर प्री रिसीव्ड इनकम, योर trade payables, your short term loan, these things. So current assets over current liabilities. आपके पास आंसर आएगा, वो रेशियो में आएगा 2:1, 3:1, 1:1 something. The answer of current ratio is feasible if it is 2:1. 2 आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आएगा रेशियोज का, आपसे यकीनन वो एस्टिमेट एनालाइज करने को बोलेंगे, कमेंट वो करने को बोलेंगे. दैट कमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, और कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, और कमेंट ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी. सो यू हैव टू कमेंट एंड योर कमेंटिंग विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ your commenting will be based on the answer. So if your answer is 2:1, it will be acceptable. If your answer is 2:1, it will be acceptable. Okay, next comes liquidity ratio. Liquidity ratios means it is also unclear, I'm sorry for that. Current assets minus inventories. Current assets minus inventories over current liabilities. रिपीट कर रही हूँ, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कौन सी होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी. तो सारे आपके पास करंट एसेट्स आएंगे. आपके पास उसमें से सिर्फ आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिखनी है. आपके पास टोटल एसेट्स का आंसर गिवन है, टोटल करंट एसेट्स का, उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. तो इसको हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो. 1:1 आंसर विल बी एक्सेप्टेबल. ओके, रिपीट कर रही हूँ, करंट रेशियो का आंसर क्या है? 2:1 इज गुड. इट मीन्स कंपनी इज वर्किंग गुड, कंपनी हैज डबल करंट एसेट्स देन इट्स करंट लाइबिलिटीज. लिक्विडिटी रेशियो जो क्विक रेशियो है, उसका आंसर 1:1 इज फिजिबल. उससे कम होगा तो कंपनी अच्छी वर्किंग नहीं कर रही. ओके, ये इनके फार्मूलास लिखे हुए हैं. इट इज क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह. करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज. क्विक रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. करंट रेशियो का आंसर कौन सा एक्सेप्टेबल होता है? 2:1. क्विक रेशियो कौन सा एक्सेप्टेबल होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज फार्मूला एंड आंसर एक्सेप्टेबल इज 1:1. चलो 0.95:1 आ गया, वो भी एक्सेप्टेबल होगा, बट बिलो 0.90 इज नॉट एक्सेप्टेबल.
Acceptable means it is not good. Company's working is not good. Company has to improve it. Okay, next comes turnover ratios. We have 5 turnover ratios: inventory turnover ratio, debtor turnover ratio, reflection period, fixed asset turnover ratio and total asset turnover ratio. Fixed asset turnover ratio and total asset turnover ratio का फॉर्मूला हमारे पास मिलता जुलता है. आपके पास यहाँ पर देखें, आप स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. Capital employed turnover ratio, sales over average capital employed. What is the formula of capital employed? It is not mentioned here, so if you have copy and pencil with you, what is the meaning of capital employed? लिख ले. Non current assets plus current assets minus current liabilities. I am repeating myself. Non current asset plus current assets minus current liabilities. Okay, it is a formula of capital employed. So sales divided by capital employed. Working capital turnover ratio, working capital turnover ratio, sales over working capital. What is working capital? Current assets minus current liabilities. Asset turnover ratio, as I have told you earlier, asset turnover ratio and fixed asset turnover ratio are almost same. Sales ऊपर आएंगी और नीचे होगा average total assets. If it is fixed asset turnover ratios, you will write fixed assets as denominator. Okay. यहाँ पर if you have noticed, capital employed turnover ratio, working capital turnover ratio, asset turnover ratio, इस सब में sales are written as numerator and the other thing, okay, the other thing which is mentioned in the formula is written as denominator. Okay, now comes accounts payable ratio and receivable turnover ratio. Formula is credit sales over average accounting receivable, accounts receivable, sorry, आपके यहाँ पर एवरेज की जरूरत नहीं होती, आपका सिर्फ आपका जो क्लोथिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो लिखना होता है. ओके, क्रेडिट सेल्स ओवर अकाउंट रिसीवेबल, और यहाँ पर एंड पर आपके पास है ये अकाउंट पेएबल का परचेजेस डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस. ओके, सप्लाई परचेजेस मींस क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय अकाउंट पेएबल. एवरेज को यहाँ पर कुछ नहीं करना. इन पेएबल रेशियो एंड रिसीवेबल रेशियो यू जस्ट हैव टू राइट द क्लोजिंग अमाउंट और द अमाउंट गिवन और द अमाउंट ऑफ ईयर गिवन, जो भी होगी उसको यहाँ पर लिख देना है. ओके, नेक्स्ट कम्स इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. आपके पास इन सब का जो आंसर है आपके पास टाइम्स में आता है. ओके, सपोज आई एम जस्ट सेइंग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 8000, एवरेज इन्वेंट्री इज 4000. 8000 डिवाइड 4000, आंसर इज 2000, और सॉरी आंसर इज 2. अब ये क्यों 2 को आप क्या लिखोगे? 2 टाइम्स. व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट 2 टाइम्स. What is the meaning of these 2 times? It means your inventory is being converted into finished good 2 times in a year. Okay, times का मतलब ये होता है. Okay, similarly receivable turnover ratio, इसका आंसर आया 4 times. It means you are collecting amount from your receivables 4 times in a year. Okay, तो ये टाइम्स का लॉजिक ये होता है जी. इस स्लाइड में होपफुली आपने कुछ नहीं पूछना होगा. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो एंड ऑल दैट. ओके, अब ये अकाउंट रिसीवेबल की एक छोटी सी बात बतानी थी आपको. पीछे हमने फार्मूला किया हुआ, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ भी लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल, राइट. बट अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर किस में आएगा. इसका आंसर आपके पास टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, व्हाटसोएवर. बट समटाइम्स द एग्जामिनर आस्क यू टू कैलकुलेट द फार्मूला और कैलकुलेट द आंसर इन डेज. फिर हमारे पास ये फार्मूला उल्टा हो जाता है. अकाउंट रिसीवेबल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 आर डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स. अकाउंट रिसीवेबल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डिवाइडेड बाय सेल्स. गॉट इट? तो अगर आपको वो टाइम्स में कहेगा यू विल यूज द फर्स्ट फार्मूला व्हिच इज सेल्स ओवर अकाउंट रिसीवेबल. अगर आपको डेज में कहेगा यू विल यूज द सेकंड फार्मूला अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय सेल्स. सेम रूल अप्लाइज ऑन ट्रेड पेएबल्स. अगर वहां पे बोलेगा आपको टाइम्स में निकालने को, यू विल डू परचेजेस डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल. और अगर आपको डेज में कहेगा तो अकाउंट पेएबल्स मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय परचेजेस. ओके जी. उसके बाद हमारे पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. सिर्फ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में विल यूज एवरेज. ओके, इन्वेंटरी टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? लुक एट द लास्ट लाइन, cost of goods sold divided by average inventory. Cost of goods sold divided by average inventory. Now come to the step 1. First of all you have to calculate cost of goods sold. Cost of goods sold आपको पता है आपकी इनकम स्टेटमेंट में होती है. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू cost of goods sold. Next comes using the inventory.
यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री. हाउ यू कैलकुलेट एवरेज, किसी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स. अब हमारे पास साल में 2 ही इन्वेंट्रीज होती हैं, मैक्सिमम ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. सो यू विल कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री बाय एडिंग दीज बोथ, opening inventory plus closing inventory divided by 2. Average inventory will get average inventory as cost of goods sold divided by average inventory. और इसका आंसर किस में आएगा? मैं आपको इधर से बोली जा रही हूँ, सोचें इसका आंसर किस में होगा? टाइम्स. ठीक है, आपके पास जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं उनका ज्यादातर आंसर टाइम्स में आता है, अनलेस दे आस्क यू टू कैलकुलेट द आंसर इन डेज. ओके, और डेज सिर्फ रिसीवेबल और पेएबल में होते हैं. ओके, लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे. ये मैंने आपको स्टार्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहा था, विल डू इट एट एंड. फार्मूलाज, विल डू द फार्मूलाज एट एंड. ओके, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज नाम से जाहिर है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज यू आर यूज्ड टू मेजर द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी. वी हैव नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसका हमारे पास यहाँ पे नेट इनकम लिखा हुआ है. आप नेट प्रॉफिट भी लिखिए, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स, जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स और रेवेन्यू. सेल्स एंड रेवेन्यू आर सेम वर्ड. यहाँ पे उन्होंने ये जो फार्मूला लिखा हुआ है रेवेन्यू माइनस COGS, इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जीपी का फार्मूला लिखा हुआ है. रिटर्न ऑन एसेट्स. अब यहाँ पे किस कंफ्यूज नहीं होनी. सी वी हैव डन हियर एसेट टर्नओवर रेशियो. द वर्ड इज, यहाँ पर ये जो आपके पास वर्ड है एसेट टर्नओवर रेशियो, राइट. यहाँ पर एसेट टर्नओवर है और यहाँ पर आपके पास जो वर्ड है दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स. सो एसेट टर्नओवर एंड रिटर्न ऑन एसेट्स आर टू entirely different things. Okay, वहां पर फॉर्मूला था सेल्स ओवर एसेट्स, यहाँ पर है नेट इनकम ओवर एसेट्स. नाउ व्हाट इज नेट इनकम? नेट प्रॉफिट की बात हो रही है. रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट ओवर टोटल इक्विटी. इक्विटी आपको पता है क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ये आपके नेट प्रॉफिट की बात हो रही है कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले जो आंसर आता है. ओके, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले जो आंसर आता है डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. और कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला आपको मैं पहले स्लाइड में बता चुकी हूँ. कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूलाज 2 होते हैं. वन इज नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एंड द अदर फार्मूला इज नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल. एनी हाउ, तो ये आपके पास आ जाएगा. इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है. नेट प्रॉफिट रेशियो का एडवांटेज होता है इंक्लूसिव रेशियो होती है, गिव्स यू अ करेक्ट आंसर, बट इट फेल्स टू कंपेयर अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज. देखें, आप एक टायर इंडस्ट्री को दूसरी टायर इंडस्ट्री से कर सकते हो कि उस इंडस्ट्री का इतनी प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, मेरा इतना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, वाई. बट आप एक टायर इंडस्ट्री को एक कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते प्रॉफिट की बेसिस पे. दो बिल्कुल अलग इंडस्ट्रीज हैं. जीपी मार्जिन आपके ऑपरेशन एफिशिएंसी को चेक करता है, उनके जीपी में आपके पास सिर्फ वही चीजें आ रही होती है ना कि आप गुड्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज सो ऑन. बट यू कांट रिलाई एज स्टैंड अलोन रेशियो कि जो आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है आपके पास स्टैंड अलोन के तौर पे नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन एसेट्स. मॉनिटर द एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग एसेट. व्हाट इज यूटिलाइजेशन? पढ़ा हुआ है अपने इकोनॉमिक्स में. एनी हाउ, तो आप देखते हो कि जो आपका एसेट है क्या वो फुल कैपेसिटी पर यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा. फॉल्स प्ले टू मैनिपुलेशन, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है. नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी. पता चलता है कि जो जितना कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ब्लफ्ड, ये सब एक फ्रॉड के तौर पे हम यूज कर सकते हैं. अमाउंट्स को चेंज किया जा सकता है. Okay, last is return on capital employed, just the management performance and its side effect it does not reflect the market value of assets. आपको पता है market value क्या होती है? हमारे पास cost होती है, cost में depreciation minus करें we get net book value, but there can be a difference between net book value and market value.